हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का एक फेवरेट काउंटर जिसको हम बोलते हैं बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व फिनटेक एक कंपनी है जो कि बजाज ग्रुप का पार्ट है और बहुत हॉट फेवरेट रहता है हमेशा पर डे के बेसिस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व न्यूज़ में आया था कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये एक पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पुणे में ये 5,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। साथ ही बजाज फिनसर्व जो है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में भी उतर रही है। आपने बजाज फिनसर्व के बारे में, टेली मार्केटिंग कॉल्स के बारे में भी बहुत न्यूज़ सुना होगा। तो ऑल इन ऑल क्या चल रहा है इस काउंटर में टेक्निकली, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या तरह का इन्वेस्टमेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या चार्ट क्या बता रहा है इस समय, क्या इसमें हमें एंटर करना चाहिए, सेल आउट करना चाहिए, बाय आउट करना चाहिए। जो टेक्निकली मेरे को लगता है एक व्यू आ रहा है, वो मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। अब वो व्यू आप अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद करें, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लें। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ उस न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि बजाज फिनसर्व इस समय न्यूज़ में आया है। न्यूज़ बेस्ड बहुत कुछ होता है, लोग न्यूज़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो चलो उठा के फटाफट बाय कर लें, उठा के फटाफट सेल कर लें। तो उन सब नॉइसेस से बचाने के लिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है। पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पुणे के अंदर एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। एम क्या है कि 5,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा कंट्री के अंदर। एमओयू गवर्नमेंट के साथ साइन किया संजीव बजाज जी ने। और इसमें जो मेन जो मुद्दे की बात वो ये है कि ये जो कैंपस बनेगा ये एक लैंडमार्क आइकॉनिक कैंपस बनेगा और इससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 40,000 जॉब्स का एक क्रिएशन सोचा जा रहा है बजाज ग्रुप की तरफ से। कि जब हम इस कैंपस को एक्सपैंड करेंगे, जब 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक नया कैंपस यहाँ पे क्रिएट करेंगे बजाज फिनसर्व का, जहाँ पे हम सारी कंपनीज़ के अपने जो है वर्क स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो नई 40,000 जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। और ये इस साल में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो बजाज फिनसर्व की जो ग्रुप कंपनी है, जैसे हमने बात करी, बजाज फाइनेंस एक उसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल है जो कि सेपरेट लिस्टेड कंपनी भी है। बजाज एयरलाइंस का जो लाइफ इंश्योरेंस वर्टिकल है, जो जनरल इंश्योरेंस वर्टिकल है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योरिटीज, बजाज वेंचर, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिनसर्व हेल्थ एंड बजाज फिनसर्व मार्केट्स। इन सारी एंटिटीज़ को मिला के बनता है बजाज फिनसर्व, और जिसका स्टॉक अगर शेयर आप होल्डर हैं तो अब इन सारी कंपनीज़ के नफ़े नुकसान के साथ भागीदार हो जाते हैं। तो ये तो रही एक बेसिक कंपनी के बारे में बात, और ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल में जाता नहीं हूँ, बहुत लिमिटेड। बेसिकली मेरा ही हमेशा होता है कि टेक्निकल को देखना है ताकि लेवल्स आ जाएं, और दूसरा कंपनी भी अच्छा करना, कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कंपनी किसी डेट में तो नहीं चल रही है, कंपनी के ऊपर कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपको जानने के लिए। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं तो डेफिनेटली आप सारे के सारे रेशियोज को देख सकते हैं और अपना एनालिसिस निकाल सकते हैं। फंडामेंटल को हमेशा यूज़ करिए कि कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग है उसके लिए, और टेक्निकल को यूज़ करिए किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है उसके लिए। अकेले फंडामेंटल पे भी सक्सेस नहीं मिलेगा, अकेले टेक्निकल पे भी सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन टेक्निकल के अंदर अगर आप प्राइस बिहेवियर को पढ़ना जानते हैं तो ये बात मान के चलिए कि फंडामेंटल में जो भी एनालिसिस हो रहा है वो उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो बहुत सारे एनालिस्ट को मैं जानता हूँ जो टेक्निकल के बेसिस पे ही करते हैं। मेरी भी अब तक जो इन्वेस्टमेंट्स रही हैं वो सारी की सारी टेक्निकल के बेसिस पे रही हैं। लेकिन फंडामेंटल हमेशा फ्लैगिंग के लिए, कि कोई इसका बिजनेस क्या है ये नहीं पता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, डेट रिटर्न कंपनी तो नहीं है, तो हालांकि ये टेक्निकल में प्राइस में दिखता है। बट एनीवेज आप एक बेसिक एनालिसिस हमेशा करिए किसी भी वेबसाइट को जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिखा सकती हो। तो मोटे मोटे इंडिकेटर्स की बात करेंगे। अर्निंग पर शेयर जो है वो 40.29 है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है 37.27। इंडस्ट्री का जो पी है वो 18.19 है। तो कहीं ना कहीं पी रेशियो के हिसाब से ये महंगा शेयर लगता है। बुक वैल्यू 291 और ये करीब 5 गुना उस पर ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि ज़रूरी होता है देखना, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है 60.77 की, यानी कि 60% जो है वो प्रमोटर होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास है 39.23। और पब्लिक के अंदर अगर हम थोड़ा सा और इसको ओपन करें तो यहाँ पे FIIs और FPIs होल्ड करते हैं 8.5%, डोमेस्टिक
जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करते हैं 6.97, जिसमें से म्यूचुअल फंड 3.97, बैंक्स के पास है कुछ शेयर, इंश्योरेंस के पास है कुछ शेयर, अदर्स, और जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन है वो 23.76% होल्ड करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग ऐसे कुछ प्लेज नहीं किया हुआ उसने शेयर्स, यहाँ पे ये ज़रूर है कि यहाँ पे कोई खास प्लेजिंग नहीं है, राइट। तो ये न्यूज़ फीड आता है, न्यूज़ फीड आप किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। जब भी शेयर में कोई भी अनाउंसमेंट होती है, ऑल आते हैं, तो वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि बजाज फिनसर्व अब म्यूचुअल फंड में भी आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट निकाल रहा है, फिक्स इनकम स्कीम निकालेगा, हाइब्रिड निकालेगा, इक्विटी कैटेगरी में, और फिर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में ये अब आपके साथ काम करने वाला है। तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड would soon introduce a comprehensive set of products across fixed income, hybrid and equity categories. तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बजाज फिनसर्व के जो एक लक्ष्य है कि हम और जॉब्स बढ़ाना चाहते हैं, हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं। तो और जो मेजर जो सेक्टर्स हैं हमारे पास वो सिक्योरिटीज़ का पार्ट है, इंश्योरेंस का पार्ट है, और जो रिटेल लेंडिंग का पार्ट है, वहाँ से सारा पैसा बजाज फिनसर्व एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा कमाता है। लेंडिंग के पार्ट में हमारे पास कंपटीशन है, सिंपल है, जैसे उसके अलावा पेटीएम है, जियो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा वो एक कंपटीशन लेके आएगा बजाज फाइनेंस के लिए, जो कि फिनसर्व पे भी इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ फिनसर्व है वो। अब एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट को समझते हैं और देखते हैं कि इस चार्ट में चल क्या रहा है, कहाँ तक उसकी करेक्शंस हैं तो कहाँ तक हुई हैं, और अगर रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है, क्या चल क्या रहा है उसके इस केस में। हम सिंपल इसके वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैं दो मूविंग एवरेजेस को भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं RSI को भी यूज़ कर रहा हूँ। तीनों इंडिकेटर्स को लगा के हम इस पूरे चार्ट को देख रहे हैं। तो हमारे पास एक अगर मैं कहूँ बहुत अच्छी एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास चल रही थी स्टॉक की। अच्छा, स्टॉक के अंदर स्प्लिट भी हुआ था, ये स्टॉक जो है 17, 18, 19 हज़ार तक स्टॉक गया था, तो 1/10 हो गया था, मतलब 5 में स्प्लिट हुआ था ये, और फिर हाफ हो गया था। तो कुल मिला के अगर आपके 17,000 रुपये का एक शेयर था तो आपके 1700 के 10 शेयर हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा के चलिए। अगर इसका प्राइस 1501 आपको दिख रहा है, तो जब ये 17,000 के भाव के आसपास था तब इसमें स्प्लिट अनाउंस किया गया था। इससे मोर रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। जो स्टॉक एक तरह 17,000 एक अनअफोर्डेबल प्राइस रेंज में चला गया था स्टॉक, तो वहाँ से ये नीचे आ गया है। तो अगर हम इसको बिना स्प्लिट के देखते हैं तो ये 1500 का मतलब 15,000 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड था ये हमारा कोविड तक का पीरियड था। कोविड के पीरियड तक हमें बहुत अच्छी एक ग्रोथ मिली है। ये एक तरफा बढ़ने वाला शेयर था। देखिए, कभी भी ये शेयर जो है, आप शेयर की क्वालिटी को देखिए सबसे पहले, कि अगर हम इसको हिस्टोरिकली वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये इसने 20 जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज होती है, इसने उसको भी नहीं काटा। देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से एक बार ये पिकअप इसने किया था, अगर आप इस लेवल, ये जो इसका डाउनफॉल यहाँ पे 13 का हम यहाँ पे देख रहे हैं बॉटम, 13 के बाद से अगर आप इसको देखते हैं तो ये इसने वीकली 20 को भी तोड़ा नहीं है। एक बार यहाँ पे ज़रूर तोड़ा था 16 में आके, उसके अलावा बहुत रुक के एक हफ्ता नीचे गिरा, 50 पे सपोर्ट किया, फिर ऊपर उठ के आ गया। तो क्वालिटी ऑफ शेयर बहुत अच्छा है, यहाँ तक आप देखें क्वालिटी ऑफ शेयर बहुत अच्छी है। इसके बाद ये कोविड का डाउनफॉल है। कोविड के बाद फिर से पिकअप किया, फिर से स्टॉक उसी तरह से बिहेव करता हुआ ऊपर चलने लगा, लेकिन यहाँ पे इसने टॉप बना दिया। ये जो लेवल है 1932 यानी कि 19,320 रुपये रहा होगा लेवल ये, तो ये यहाँ पे इसने अपना टॉप बनाया था अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 21 के बाद से ये हाई नहीं तोड़ा गया है, तो अक्टूबर 21 के बाद से ये शेयर नीचे ही गिर रहा है। तो अब देखना नीचे कहाँ गिर रहा है। तो क्योंकि हम यहाँ पे डाउ थ्योरी का यूज़ करेंगे, सब कुछ ठीक है, ऊपर चल रहा है। यहाँ पे एक हमारा लो बना, इससे पहले का लो हमारा एक ये वाला लेवल हम लो को मान सकते हैं, इससे नीचे हमारा कोविड का लो था, यानी कि लो हमारा बिल्कुल ठीक है। एक हाई बना, फिर ये लो बना, लेकिन इसके बाद ये हमारा नया हाई नहीं बना पाया। यहाँ पे अलार्म था, क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि ये चल रहा है करेक्शन में। यहाँ से अगर आप देखें और यहाँ तक देखें तो ये करीब 61% का फॉल है, जो कि एक फिबोनाची का स्तर भी है। बिल्कुल फिबोनाची के स्तर पे आके इसने अपना सपोर्ट लिया, 61% तक आके रिट्रेस हुआ, और वहाँ से इसने अपनी यात्रा को वापस रिज्यूम किया। यहाँ तक गया, ये फिर से नीचे रिट्रेस हुआ, लेकिन इस बार इसने इस लो को नहीं काटा है। ये भी एक
जिसे कह सकते हैं एक रिलीफ की न्यूज़ है कि इसने अपना उस लो को नहीं काटा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड को बदलने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये ट्रेंड अभी खड़ा हुआ है, ये अभी सिर्फ एक खड़ा हुआ स्टॉक है, यानी कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है स्टॉक के अंदर। अभी अगर वीकली बेसिस पे देखें तो हमारी जो फास्ट मूविंग एवरेज है 20 की, वो अभी 50 से नीचे ट्रेड कर रही है। तो अब करना क्या है स्टॉक के अंदर? तो सबसे पहली बात ये है कि ये स्टॉक इस समय अपनी करेक्शन की साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। प्राइस वाइज एक नीचे का लो बना, उसके बाद एक सेकंड लो बना, लो के हिसाब से भी सब कुछ ठीक है, लेकिन हाई काटना ज़रूरी है। अब जब तक ये लास्ट हाई को नहीं काटेगा तब तक हम इसको एक बुलिश जोन में तो नहीं ले जा सकते। छोटी मोटी ट्रेडिंग करने का एरिया हो तो ये जो कंजेशन आपको सामने ये दिख रही है इस लेवल के ऊपर 1550 से लेकर ये जो लेवल है, ये कंजेशन का लेवल है, यहाँ पे एक रेंज बन सकती है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो छोटी मोटी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन आपका अलग होगा। लंबा डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कंजेशन लेवल यहाँ पे कहीं पे पास हो जाए या इसको हाई काट दे तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश जोन में जाएगा। अगर आप इसके अलावा छोटे ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो आप चार्ट के बेसिस पे अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल चार्ट तो सिंपली ये कह रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन थी स्टॉक के अंदर, वहाँ से वो नीचे आया और अभी भी वो नीचे ही काम कर रहा है और अभी भी इसमें कोई बुलिश होने के साइन नहीं। अगर आरएसआई को भी देखते हैं तो आरएसआई ने 60 पे आके रिजेक्ट किया, अभी वो थोड़ा सा नीचे चली गया, बाकी अगला हफ्ता बताएगा क्या होता है, क्योंकि आरएसआई भी यहाँ पे 60 तक पहुँची है, उसके बाद ये जाके जो है 59, आरएसआई लगभग 60 के ऊपर है, पिछले हफ्ते 60 पे गई, वहाँ से ये नीचे उतरी है, थोड़ा सा नीचे उतरी है। तो आरएसआई भी अभी 60 के नीचे है, तो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश कहना तो स्टॉक को ठीक नहीं होगा, बट एट दी सेम टाइम चार्ट बुरा भी नहीं है, चार्ट स्टेबल है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक के आगे थोड़ा सा कंजेशन है। आने वाले समय में हो सकता है इस कंजेशन को ये स्मूथली पार कर जाए या टाइम लेके पार कर जाए। तो आपको स्टॉक पे बना के रखनी है अपनी नज़र, क्योंकि कंपनी ने अपने प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं कि कंपनी म्यूचुअल फंड में जा रही है, कंपनी नया निवेश कर रही है, कंपनी नया कैंपस बनाना चाहती है, कंपनी का बिल्कुल ये प्रोजेक्ट है कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं और एम्प्लॉयज़ हम हायर करना चाहते हैं और ज़्यादा फोकस के साथ काम करना चाहते हैं। तो कंपनी का मोमेंटम पॉजिटिव है। स्टॉक इस समय करेक्शन साइकिल के अंडर चल रहा है। किसी भी तरह का निवेश करते हैं चार्ट को ज़रूर एक बार देख लीजिए, फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, क्रॉसओवर निकल जाए, उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान करें और बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि जब स्टॉक करेक्शन के मूड में होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है। जब इसकी करेक्शन खत्म होने का टाइम आएगा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है स्टॉक के अंदर, लेकिन आगे चल के हो सकता है स्टॉक बहुत ज़्यादा उठक बैठक करे, क्योंकि जब स्टॉक अपनी साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता है, एक ऐसा सेंटीमेंट अटका हुआ है कि निफ्टी एक जगह पे खड़ा हो गया आके, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। हालांकि निफ्टी के उतार चढ़ाव से डायरेक्टली स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता, जबकि स्टॉक के उतार चढ़ाव से निफ्टी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि निफ्टी जो डेरिवेटिव स्टॉक्स का ही है। तो ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर, काउंटर के अंदर ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ी कोई न्यूज़ भी नहीं है कि हाँ इसको आज लपक के इसको ले लिया जाए, लेकिन चार्ट इसका एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो नज़र बनाए रखिए स्टॉक के अंदर, और ये कंजेशन लेवल्स हैं आपके सामने, ये एक बार क्रॉस हो जाए। एक बार फिबोनाची लेवल मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर फिबोनाची लेवल मार्क करते हैं तो देखिए 61% तक रिट्रेस हुआ, फिर ये वापस गया और ये वापस आ गया 50% तक रिट्रेस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी राहत देने वाली है कि इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड अभी रिवर्स नहीं हो रहा है। हालांकि हाई नहीं कटा लेकिन लो भी नहीं कटा। तो ये 61 पे इसने सपोर्ट लिया था, अब इसने 50% पे सपोर्ट लिया। हो सकता है आने वाला सपोर्ट, ये जो कंजेशन लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है 38% के आसपास सपोर्ट ले, क्योंकि वहीं के आसपास ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि बजाज फिनसर्व के स्टॉक में इस समय क्या करना चाहिए या कर सकते हैं, और किस तरह से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है अपने बिजनेस को लेकर और सारे एलिमेंट्स को लेकर। और आपका खुद का जो भी निवेश का डिसीजन होगा, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते देखना चाहते, फाइन, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टॉक का आपने वीडियो देख लिया तो उसमें जाके आपको निवेश करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर एक न्यूज़ मार्केट में आई है किसी कंपनी को लेकर, तो उस कंपनी के हमें फंडामेंटल्स को देखना चाहिए कुछ हद तक, जिस तरह से मैं देखता हूँ। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के
फ्यूचर में कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी कंपनी, तो स्टॉक को पता है, प्राइस को पता है, सब कुछ को पता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद वो रिएक्ट करेगी। और अक्टूबर 21 से ये स्टॉक जो है लास्ट हाई बना के बैठा हुआ है, वहाँ से इसको अभी तक नहीं तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये एक लंबी करेक्शन के मूड में है। और ऑलरेडी 1.5 साल के करीब, डेढ़ पौने 2 साल हो चुके हैं इस को चलते हुए, लेकिन अपना लो भी नहीं काटा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करिए। मूविंग एवरेजेस आप 2050 का यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए उसकी कितना बुलिश साइड पे वो जा रहा है। उसके अलावा आप RSI पे फोकस रख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। 50 के ऊपर है स्ट्रेंथ है, लेकिन 60 के ऊपर नहीं, 60 पे जाकर रिजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। एक बार 60 क्रॉस हो जाएगा, मूविंग एवरेज, फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें बुलिश साइंस आएंगे। उसके बाद वो रेजिस्टेंस पे जाके देखेंगे कि स्टॉक वहाँ पे क्या करता है, वापस रिवर्स कर रहा है कि वहाँ से वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा रहा ये वीडियो, अपने कमेंट्स बिल्कुल शेयर कीजिएगा, इस वीडियो साझा कीजिएगा मेरे साथ आप। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए क्या नहीं अच्छा लगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और किसी इन्फॉर्मेशन, किसी और कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं आप, किसी स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के और कोई तरीके के बारे में आपके मन में विचार है, तो साझा करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो भी आपके साथ बना के यहाँ पे शेयर किया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।